नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी हैं। आज सर के साथ चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से प्रधान शिक्षकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 से चालू होनी है। इसमें क्या विसंगतियां हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि यदि आप अब तक बिहार न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सर, आपको अब तक बिहार न्यूज़ में स्वागत है। सर, प्रधान शिक्षकों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 28 से भरा जाएगा। इसमें क्या विसंगतियां हैं? राज्य में जिस तरीके से समस्याओं से भरे हुए नियमावलियों के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई और उसका परिणाम यह है कि आज तक एक भी बहाली इनकी दोष रहित, त्रुटि रहित, समस्या रहित नहीं हो सकी। उसी तरीके से ये जो प्रधान शिक्षक के बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, इसमें भी इतनी सारी विसंगतियां हैं कि मुझे नहीं लगता है कि यह बहाली इस तरीके से हो पाएगी, क्योंकि न्यायालय में कई मामले पहले से भी चल रहे हैं और भी मामले न्यायालय में जाएंगे। यह कुल मिलाकर दिखाने के लिए हो सकता है कि ये शिक्षक की हम प्रधान शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी समस्याएं हैं इसमें, इतनी सारी विसंगतियां हैं कि निश्चित रूप से अभ्यर्थी लोग इसमें हाई कोर्ट जाएंगे। पहले से भी कुछ लोग गए हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है अभी जो बीपीएससी के माध्यम से प्रधान शिक्षक की बहाली का यह विज्ञापन है और उसमें इन्होंने जो अनिवार्य अर्हता निर्धारित की है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, उसके अंतर्गत इन्होंने विभिन्न प्रशिक्षणों का नाम अंकित किया है, जिसमें इसकी कंडिका 3 का तीसरा है। उसमें है कि मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएएड, बीएससी एड, बीएलएड उत्तीर्ण हो। तो इसमें इन्होंने जितने भी प्रशिक्षणों का नाम लिखा है, इन कोर्सों से प्रशिक्षित, इन डिग्रियों के माध्यम से प्रशिक्षित अभ्यर्थी राज्य में तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 1,52,222 लोगों को बिहार सरकार ने इग्नू के माध्यम से डीपीई शिक्षक प्रशिक्षण दिलाया और डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण की चर्चा इसमें है ही नहीं। और राज्य में, और अगला जो है इसका इन्होंने जो बनाया है, इसमें कहा है कि अनुभव होना चाहिए। इसमें काम करने का अनुभव भी एक अनिवार्य अर्हता के तहत है, जिस अनुभव में इन्होंने कहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। तब मूल कोटि का मतलब है इनका बेसिक ग्रेड। तो बेसिक ग्रेड में 1 to 5 का टीचर होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। मतलब अगर हम योगदान 2006 में किए हैं, 2005 में किए हैं, तो उस समय से काउंट नहीं होगा, बल्कि जब से हम ट्रेंड हुए हैं तब से काउंट किया जाएगा। मतलब प्रशिक्षित के रूप में 8 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता इन्होंने निर्धारित कर दी है। तो जो लोग डीपीई किए हुए हैं उनका सेशन था 7, 9, 8, 10, 9, 11 या फिर 10, 12, 4 सेशन चला था। तो अगर 10, 12 में भी कोई प्रशिक्षित हो गया तो लास्ट बैच में भी जो होगा तो उसकी सेवा 8 वर्ष पूरी हो गई जी। तो ऐसे लोग 8 वर्ष सेवा पूरी करने वाले लोग डीपी वाले प्रशिक्षित लोग थे। तो इस डीपी का नाम इसमें कहीं जिक्र ही उन्होंने नहीं किया है। और अगर नाम जिक्र नहीं किया है तो इसमें यदि यह भी लिख दिया गया होता कि कोई भी समकक्ष प्रशिक्षण की योग्यता, या ऐसा लिख दिया गया होता कि कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण जिसे बिहार सरकार द्वारा पूर्व में मान्यता दी गई है या उसकी मान्यता के आधार पर बिहार में शिक्षक कार्यरत है, तो ऐसा तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं। इसमें तो एकदम तय कर दिया कि इन्हीं प्रशिक्षणों के से प्रशिक्षित जो होंगे वही लोग इसमें भर पाएंगे, आवेदन दे पाएंगे। तो डीपी प्रशिक्षित शिक्षकों को इसमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, जो अभी तत्काल स्थिति है। हालांकि इनको बदलना पड़ेगा। अब ये डीपी वाले भरेंगे नहीं। दूसरा इसमें इन्होंने दिया है डीएलएड। अब डीएलएड जो चला राज्य में वह 13-15 सत्र में चला है। तो जो भी 13-15 में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो वैसे लोग का 8 वर्ष तो ट्रेंड के रूप में सर्विस अभी पूरा नहीं हुआ है। तो डीएलएड किए हैं उनका 8 वर्ष सर्विस पूरा नहीं हुआ है। तो जिनका सर्विस पूरा नहीं हुआ उनके ट्रेनिंग का नाम लिख दिए, जिसका 8 वर्ष सेवा पूरा हो रहा है उसके ट्रेनिंग का नाम नहीं लिखे हैं, अब लिख दिए इसमें बीएड का। तो बीएड मूल कोटि का शिक्षक कह रहे हैं, तो मूल कोटि के शिक्षक का मतलब है कि बेसिक ग्रेड का मतलब 1 to 5 का टीचर, और 1 to 5 में जो टीचर बहाल थे उनको भी
जो बीएड वाले थे उनको भी इन्होंने कहा कि हम उसको प्रशिक्षित नहीं मानते हैं, क्योंकि बीएड वाले लोग 6 महीने का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में विशेष प्रशिक्षण जिस दिन किए हैं उस दिन से मानेंगे। मतलब बीएड आप कभी भी ट्रेंड हुए और उसके बाद 6 महीने का इनका एक कोर्स चला था, वह कोर्स जब पूरा हुआ तब, तो यह कोर्स चला 2019 में। तो जो 2019 में कोर्स पूरा करके बीएड वाले हैं तो उनका भी 8 साल पूरा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ये आखिरी कौन सी नियमावली बनाए, कौन कौन सिरफिरा पदाधिकारी है शिक्षा विभाग में कि ये किसी प्रकार का कुछ से कुछ जिसको जानकारी नहीं है, ऐसे ऐसे पदाधिकारी लोग बैठे हुए निदेशालय में, यह क्या पॉसिबल है, किस तरीके का चलेगा। तो आप ये समस्या खड़ी कर दी। अब एक बात सोचने की बात है, इसमें इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षित के रूप में 8 वर्ष की सेवा। जरा सोचिए कि ये प्रशिक्षित के रूप में 8 वर्ष की सेवा और जो अप्रशिक्षित रूप में सेवा की है तो उनकी सेवा की कोई गणना नहीं होगी। उस समय में वो पढ़ा नहीं रहे थे, उस समय मूंगफली फोड़ रहे थे कि वो भी पढ़ा ही रहे थे। क्या ऐसा है क्या कि जो अप्रशिक्षित है वो नहीं पढ़ा रहा था, जो प्रशिक्षित है वो पढ़ा रहा था? ये तो अजीबो गरीब बात है। आप प्रशिक्षण नहीं दे, प्रशिक्षण की जवाबदेही किसकी थी? जो नियमावली 2006 के आधार पर, 2008 के आधार पर जो लोग भी बहाल हुए हैं, उस नियमावली में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मतलब प्रशिक्षण की जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी, राज्य सरकार को प्रशिक्षण की सुविधा देनी थी, और उस समय में इनके पास में प्रशिक्षण की व्यवस्था थी नहीं। तो जो लोग 2007 में बहाल हुए, 8 में बहाल हुए, 10 में बहाल हुए, और उन लोगों को प्रशिक्षण संसाधनों के अभाव में प्रशिक्षण आप नहीं दे सके, तो सरकार गलत की, सरकार जो है वहाँ पर फेल्योर हो गई, उनका सिस्टम फेल कर गया। तो आप अपने फेल्योरेंस का बेजा जो है हार्डशिप आप हमारे कैंडिडेट को कैसे दे सकते हैं? ये चलने वाली बात नहीं है। अगर कोई शिक्षक जो 2007 में बहाल हुआ था, 8 में बहाल हुआ, और सरकार के अभाव के कारण, यहाँ संसाधनों के अभाव के कारण, प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको 2013-15 में आप डीएलएड, ओडीएल और रेगुलर मोड से जैसे तैसे आप कराए हैं, तो ये तो इतने दिनों तक सफर किए, तो एक तो नुकसान आप वहाँ उनका करा दिए, दूसरा नुकसान आप इसमें करा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आप ले रहे हैं, तो प्रतियोगिता जब ऑलरेडी आप इसमें कंपटीशन लेने जा रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, तो बीपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करेगी तो फिर इतना पैंतराबाजी किस बात के लिए? सबको बैठा दीजिए, सारे लोग इसमें बैठ जाएंगे, जो भी प्रतिभाशाली लोग होंगे वो लोग चयनित होकर के आएंगे, इससे मेरिट आगे आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे गंभीर बात आपको मैं बता दूं कि इन्होंने क्या किया है इसमें तय, तो इसमें स्केल तय किया है कि अब तो पुराना वेतनमान वाला स्वरूप अब है नहीं, अब तो इंडेक्स लेवल इन्होंने बना दिया है। तो इसके तहत इन्होंने 30,500 रुपये का प्रारंभिक वेतन प्रक्रम इन्होंने निर्धारित किया है। अब 30,500 रुपये का जो वेतन देंगे, तो 30,500 के वेतन को जो इसका डीए होगा, इस पर मेडिकल, हाउस रेंट जो कुछ भी मिलना है, ये सब मिला करके मोटा मोटी 42-43 हज़ार रुपया बन पाएगा। अब आप सोचिए कि जिस प्राइमरी स्कूल में ये हेडमास्टर बीपीएससी के माध्यम से चयनित होकर के जाएंगे, उस स्कूल में ये हेडमास्टर होंगे, उनको वेतन कितना मिलेगा? 42,000। और उसी स्कूल में जो पुराने वाले 34,540 कोटि के जो टीचर होंगे, जो रेगुलर वाले जिसको ये लोग डाइंग कैडर कहते हैं, वो जो टीचर होंगे तो उनको सैलरी मिलेगी 70,000। तो असिस्टेंट का वेतन होगा 70,000 और हेडमास्टर का वेतन होगा 42,000। ये आखिर ये वेतनमान किस आधार पर आपने निर्धारित किया है? पहले तो जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय कह दिया कि डाइंग कैडर है, वेनिसिंग कैडर है, तो ये तो मरणशील कैडर था। बिहार सरकार तो मारने और जिलाने सबका मंत्र जानती है, ये तो अजूबा सरकार न है। यहाँ पर है कि मंत्र मार दीजिए, कोई मर गया, और मंत्र पढ़ दीजिए फिर जीवित हो गया। तो ये पहले जिसको डाइंग कैडर घोषित कर दिया, जिसको ये मार चुके हुए थे, अब फिर बीपीएससी के माध्यम से फिर एलाइव कैडर कर दिए। ये इस तरीके का ये तमाशा चल रहा है, ये उल्लू बनाते हैं पूरे बिहार की जनता को, और शिक्षा विभाग को गर्त में ले जाना चाहते हैं। आप सोचिए कि ऐसा कहीं होता है क्या कि ये यहाँ पर जो है वेतन, हमारे विभाग के प्रधान सचिव का वेतन जो है कम हो जाए और डायरेक्टर का वेतन ज़्यादा हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो ये वेतन भी इन्होंने जो तय किया है, यह भी बिल्कुल विसंगतिपूर्ण है। इस तरीके से यह नहीं चलने वाला है सिस्टम। इन तमाम चीज़ों के सुधार के लिए हम लोग अनुरोध किए हैं, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने इस पर ज्ञापन सौंपा है, प्रधान सचिव और बीपीएससी को भी हमने दिया है, डायरेक्टर को भी दिया है। और हम यह मांग करते हैं कि जितनी विसंगतियां हैं इनको आप तुरंत सुधारिए। ये 8 साल की जो अनुभव की जो बाध्यता है इसको समाप्त करिए। जो लोग डीपी किए हुए हैं उसके प्रशिक्षण का नाम इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए। और वेतन जो आप इसमें निर्धारित किए हैं, ये वेतन भी निश्चित रूप से जो एक प्रधानाध्यापक का जो वेतन है वह उसके समरूप वेतन जो है निर्धारित इनको करना चाहिए, और यह आप करिए। और अन्यथा की स्थिति में विभिन्न स्तरों से माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर होंगी। और आपको बता दूं कि पहले से भी कुछ लोग हाईकोर्ट में गए हुए थे,
और हाई कोर्ट में जब गए थे तो हाई कोर्ट ने कहा था कि ये 8 वर्ष का आप जो मांग रहे हैं कि लेंथ ऑफ सर्विस होना चाहिए, इसको आप शिथिल कीजिए, तत्काल सभी लोगों को फॉर्म भरने के लिए आप अलाउ कीजिए, ऐसा इंटरिम ऑर्डर में है। हाई कोर्ट का आदेश आपके लिए मायने नहीं रखता है। विसंगतिपूर्ण नियमावली है, इस नियमावली में बहुत संशोधन की आवश्यकता है और तुरंत इसकी आवश्यकता है, क्योंकि 28 तारीख से जब आप आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं तो उसके पहले आपको सुधार कर देना चाहिए था। इसको तुरंत सुधार करिए। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ इसके लिए पुरजोर मांग करता है, अन्यथा की स्थिति में तो फिर हम लोग जो है इस मामले को फिर न्यायालय में लेकर के जाएंगे।